एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। जीके सुपरफास्ट का भाग 7 है ये, और इसमें हम चलिए शुरू करते अपने पहले क्वेश्चन के साथ। उससे पहले अगर आप सरकारी नौकरी की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन है? ऑप्शन है बछेंद्री पाल, यूरी गागरिन, राकेश शर्मा या कल्पना चावला। तो कहने का अर्थ है कि सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये है ऑप्शन सी, राकेश शर्मा। यानी एक का ऑप्शन सी सही आंसर है, राकेश शर्मा। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एटीएम का विस्तार रूप क्या है? ऑप्शन है ऑल टाइम मनी, एनी टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ऑल टाइम मशीन। तो एटीएम का विस्तार रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यानी एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका विस्तार रूप होता है। और ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्राई यानी TRAI, ट्राई का विस्तार रूप क्या है? ऑप्शन है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या टेलीकास्ट रेगुलेटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्राई का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन ए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, 800 मारुति में सिलेंडरों की संख्या होती है। मारुति 800 आपने सुना होगा। मारुति 800 का नाम अब ये चूंकि बंद हो चुका है, पहले ये आता था। तो मारुति यानी 800 मारुति में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 1। तो कितनी होती है? ये होती है ऑप्शन बी, यानी 3 होती है। मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या 3 होती है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। ब्लैक कॉटन कहा जाता है। ब्लैक कॉटन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कपड़ा, कोयला, पुराने पर्वतों का झुंड या सोना। तो ब्लैक कॉटन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन ए, कपड़ा को। कपड़ा को ब्लैक कॉटन कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, NPA का विस्तार रूप क्या है? ये जितना भी मैं विस्तार रूप बता रहा हूँ उन सभी का विस्तार रूप आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे हमने अभी बताया ट्राई का विस्तार रूप क्या है, साथ ही हमने बताया ATM का विस्तार रूप क्या है, और अब NPA का विस्तार रूप क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। और ये सभी एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, आप इसे जरूर देखिएगा, साथ ही अंत तक देखिए और इसे वीडियो को शेयर भी कर दें अपने सभी दोस्तों में। आपके जितने भी मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम जितने भी ग्रुप हैं उन सभी में इसे शेयर कर दें। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो NPA का विस्तार रूप क्या होगा? ऑप्शन है नॉन परमानेंट एड्रेस, नेट प्रॉफिट अमाउंट, या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वर्धा का आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये महात्मा गांधी से संबंधित है। चलिए अब वर्धा के बारे में बात आ गई तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ वर्धा आंदोलन है क्या और ये कब हुआ था। तो वर्धा आंदोलन 14 जुलाई 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा आंदोलन में हुई थी। इसमें 70 मिनट के भाषण में महात्मा गांधी ने उसे कितना मिनट का भाषण दिया था? 70 मिनट का भाषण दिया था। और इसी में महात्मा गांधी ने वो नारा दिया था, क्या? करो या मरो। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने वर्धा आंदोलन में दिया था। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 जुलाई 1942 को, ये भी याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरा प्रश्न नंबर 8।
सेबी का विस्तार रूप क्या है? SEBI, सेबी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। स्टेट एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं है? यानी सार्क समूह है उसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन है म्यांमार, मालदीव, भूटान या श्रीलंका। तो कौन सा देश है जो सार्क में शामिल नहीं है? तो ये है ऑप्शन है म्यांमार। म्यांमार सार्क संगठन में शामिल नहीं है। बाकी मालदीव, श्रीलंका और भूटान ये तीनों देश सार्क में शामिल है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा HIV संबंधित है। HIV किससे संबंधित है? कैंसर से, प्लेग से, हेपेटाइटिस से या एड्स से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एड्स से। HIV एड्स से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर क्या है? ऑप्शन है एक दिन में तय की गई प्रकाश की दूरी, या प्रकाश का मात्रक, या प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी को प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि? ऑप्शन है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है, इसी कारण फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय के सचिव का, वित्त मंत्री का, राष्ट्रपति का, या RBI के गवर्नर का। तो किसका हस्ताक्षर होता है? ये होता है ऑप्शन डी, RBI के गवर्नर का 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। चलिए चलते हैं, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, 1 रुपये के सिक्के पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो ये है वित्त मंत्रालय के सचिव का 1 रुपये के सिक्के पे हस्ताक्षर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन है तिलहन उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, या अंडा उत्पादन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यह है ऑप्शन सी, दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है पोरबंदर में, जामनगर में, अहमदाबाद में, या सूरत में। ये सभी जगह कहाँ है? ये गुजरात राज्य में है सभी। ये सभी गुजरात के जिला हैं। चलिए आगे देखते हैं, पोरबंदर में, जामनगर में कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जामनगर में। सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना कहाँ है? यह है जामनगर में। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पिन कोड 380002 किस क्षेत्र को निर्देशित करता है? ऑप्शन है बड़ोदरा, जामनगर, सूरत, या अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। 380002 अहमदाबाद को निर्देशित करता है पिन कोड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है पोलो, स्कूनर, गोल्फ, या टेनिस। तो टाइगर वुड्स किस खेल के खिलाड़ी थे? तो ये थे ऑप्शन सी, गोल्फ के खिलाड़ी थे टाइगर वुड्स। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सानिया मिर्जा संबंधित है एथलेटिक्स से, फिल्म से, निशानेबाजी से, या टेनिस से। तो सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? तो सानिया मिर्जा ऑप्शन डी, टेनिस से संबंधित है, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सेरेब्रम संबंधित है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन है यकृत से, हृदय से, मस्तिष्क से, या नाड़ी से। तो सेरेब्रम का संबंध किससे है? सेरेब्रम का संबंध ऑप्शन सी, मस्तिष्क से है। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें किए जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें, साथ ही से सभी दोस्तों में शेयर कर दे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
महाबलेश्वर अवस्थित है? महाबलेश्वर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है गुजरात में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में अवस्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अयप्पा का मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या गुजरात में। तो अयप्पा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए, केरल में स्थित है अयप्पा का मंदिर। अब चलते हैं अपने 23वें प्रश्न की तरफ और हमारा 23वां प्रश्न है ए रेड लेटर्स डे का अर्थ होता है? ए रेड लेटर्स डे का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है लाल दिवस, एक महत्वपूर्ण दिवस, पत्राचार दिवस या काला दिवस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक महत्वपूर्ण दिवस। ए रेड लेटर्स डे का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण दिवस। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 23 का आंसर बी सही होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है? कौन है? ऑप्शन है सतलज, ब्यास, झेलम या सिंधु। तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? ये है ऑप्शन डी, सिंधु नदी। सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है जीनेदिन जिदान किस देश से संबंधित है? कौन? जीनेदिन जिदान। ऑप्शन है जर्मनी से, ब्राज़ील से, फ्रांस से या इटली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डायलेक्सिया संबंधित है? डायलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन है बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से, हार्ट से, बच्चों की एक प्रकार की बीमारी से या वृद्धों की बीमारी से। तो डायलेक्सिया किससे संबंधित है? ये संबंधित है ऑप्शन ए, बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है डायलेक्सिया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? ऑप्शन है जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद या इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद। भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद से होकर गुजरती है। और इलाहाबाद कहाँ है? तो यूपी में है, ये उत्तर प्रदेश का पार्ट है इलाहाबाद। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? कौन सा? फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है कोलकाता, शिमला, हैदराबाद या देहरादून। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून। ऑप्शन डी, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर या चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला यानी 30वां प्रश्न है और जीके सुपरफास्ट का ये अंतिम प्रश्न होगा। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो ये है ऑप्शन ए, कर्नाटक में। और इसी अंतिम प्रश्न के साथ जीके सुपरफास्ट भाग 7 का ये सीरीज समाप्त होता है, ये सेशन समाप्त होता है। अगर आप एग्जाम द्वार चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो देख सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आपको एग्जाम द्वार चैनल पे नोबेल पुरस्कार से संबंधित भौतिक के नोबेल पुरस्कार, रसायन के नोबेल पुरस्कार, IPL से संबंधित वीडियो उपलब्ध है। साथ ही आगामी खेल प्रतियोगिता, जो भी आने वाले खेल प्रतियोगिता है उससे संबंधित वीडियो उपलब्ध है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले कुछ सालों में जो होने वाले हैं सभी प्रतियोगिता खेल के, उन सभी के बारे में जानकारी दी गई है, जो अभी आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उससे प्रश्न। साथ ही कोरोना वायरस जो अभी पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है, पूरे विश्व में हाहाकार मचा रखा है, उसके लिए भी वीडियो उपलब्ध है। तो आप सभी वीडियो देख सकते हैं, इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं।
इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।